हेलो फ्रेंड्स। आई होप आप सभी बिल्कुल ठीक हो। आपको ऑलरेडी पता है आज हमारा ईडीएम्स का एक और सेशन स्टार्ट होने वाला है। इससे पहले हमने एक और सेशन किया था ईडीएम से, जिसमें मैंने आपको 20 ईडीएम्स बताए थे, करने का वे बताया था, अप्रोच बहुत सिंपल सी बताई थी, जिसमें आप खुद से भी गेस कर सकते हो कि क्या आंसर होगा। वो अप्रोच बिल्कुल एक्यूरेट और बिल्कुल वैलिड है। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको आंसर करेक्टली मिल जाएगा। नहीं तो आप ऑप्शंस की हेल्प लेके भी कर सकते हो। तो बहुत सारे वेज हैं जिससे आप ईडीएम्स और फ्रेजेस को स्पेशली कर सकते हो। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बाद जो सबसे इजी टॉपिक बनता है ना आपकी वोकैबुलरी का, वो यही होता है। तो लास्ट सेशन में मैंने आपको यही बताया था। आई होप आप सभी बिल्कुल रेडी हो आज के सेशन के लिए। ठीक है, नो आई एम विकास लाइव विद यूसी लाइव यूट्यूब चैनल। तो आज का सेशन भी प्रीवियस सेशन से कंटिन्यू अप रहेगा, उसका फॉलो अप ही है। आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, बहुत इंटरेस्टिंग सेशन है। तो आप ऑलरेडी क्या आपको बताइए आपको करना क्या है। रेडी हो जाओ, लाइक शेयर कमेंट कर दो, अपने फ्रेंड्स को भी बुला लो, सभी मिल के पढ़ेंगे। तो आज के सेशन में भी हम आगे ही करेंगे वैसी सेम अप्रोच के साथ। तो अपनी एनर्जी को हाई रखो, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। एंड बिफोर आई गेट टू द पॉइंट, अगर आपको थ्रू आउट दिस वीडियो सीखने को कुछ भी मिले, लाइक शेयर कमेंट कर देना। अपनी नॉलेज को चेक करना चाहते हो, अपना क्विजेस को चेक क्विजेस में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, हमारा टेलीग्राम का ग्रुप आपको यही ग्रुप का लिंक आपको यही डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ज्वाइन कर लो। वहाँ पर नोट्स क्विजेस हर एक टाइप के क्विज वहाँ पर होते हैं। आपके जीएस रीजनिंग क्वांट इंग्लिश सब कुछ वहाँ पे आप चेक कर सकते हो। आपको सिर्फ ग्रुप को ज्वाइन करना है। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग सेशन है। तो चलिए आंसर्स करना मुझे साथ साथ। आई होप आपको पता ही है कि हमने कैसे अप्रोच रखना है, तो उसी अप्रोच को फॉलो अप रखते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं आज के 21st के लिए। आपको पता है इससे पहले हमने 20 कर लिए थे, तो उसका फॉलो अप ही है। तो ये पूछा गया है सीजीएल की फर्स्ट सिटिंग में 2012 में। सेंटेंस है, द प्रोजेक्ट इज कैरीड ओवर टू दिस ईयर एंड वी नीड टू कीप द बॉल रोलिंग। कीप द बॉल रोलिंग मीनिंग क्या है इसका? टू कंटिन्यू द वर्क, मोर इन्फॉर्मेशन, टू डू बेटर, न्यू स्ट्रेटेजीज। कीप द बॉल रोलिंग। अब देखो क्या है, जो प्रोजेक्ट है वो पिछले ईयर से इस ईयर भी कैरी ओवर हो गया, कैरी फॉरवर्ड कर लिया ना इसको, मतलब वो इस साल भी आ गया है। और हमें क्या करना है, बॉल को रोलिंग रखना है। बॉल को रोलिंग रखना है मतलब हमें करना क्या है। अब देखो, बॉल अगर पहले से रोल कर दी, अब इसको एग्जैक्टली समझो। सपोज करो कोई भी एक बॉल है, ठीक है, लेट्स से एक टेनिस बॉल है, वो रोल होती हुई आपके पास आ रही है। आपने क्या किया, आपके पास दो पॉसिबल ऑप्शन है ना, या तो उसको अपने पास ही रोक लो या उसको आगे जाने दो। तो उसमें क्या होगा, आप उस बॉल को रोल करते रहने दोगे ना। तो दैट मीन्स आप करना क्या चाहते हो, आप उसको कंटिन्यू रखना चाहते हो ना, ताकि वो आगे रोल करती जाए, वो आगे कंटिन्यू रहे, है ना। तो क्या आप उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन ले रहे हो? क्या आप उसको रोक के चेक कर रहे हो कि कौन सी कंपनी की बॉल है वो? आप चेक ही नहीं कर रहे। आप तो सिर्फ ये कर रहे हो कि अगर वो रोल कर रही है ना, उसको थोड़ा सा एफर्ट और दे दिया, एक पुश दे दिया कि आगे वो और रोल करती है। तो हम इन्फॉर्मेशन तो मांग ही नहीं रहे। टू डू बेटर, वो ऑलरेडी रोल कर रही है, आप उसको बेटर क्या करवाओगे? क्या उसको बाउंस करवाने लग जाओगे वहीं पे? बात ही नहीं हो रही यहाँ पे, तो हम बॉल को रोल कर रहे हैं, हम उसके साथ छेड़छाड़ तो कर ही नहीं रहे कुछ। तो डू बेटर भी नहीं होगा। न्यू स्ट्रेटेजीज, क्या आपने कोई और डिजाइन किया स्ट्रेटेजी को कि हाँ भाई हम इस चीज को कैसे चेंज करें? चेंज करने की तो बात ही नहीं है। तो डू बेटर और न्यू स्ट्रेटेजीज तो एक सेंस में सेम ही हो गया, ये तो होगा ही नहीं। करेक्ट आंसर क्या बनेगा? टू कंटिन्यू द वर्क, मतलब अपने काम को कंटिन्यू रखना। और अगर मैं बेस लैंग्वेज में बात करूँ तो मीनिंग भी वही है कि कीप द बॉल रोलिंग का मीनिंग क्या होता है, जो चीज़ चल रही है उसी चीज़ को कंटिन्यू रखना, उस काम को कंटिन्यू रखना, उस वर्क को कंटिन्यू रखना। बहुत सिंपल सा मीनिंग था। आई होप आपको इसको सीखने में बहुत कुछ मिल रहा है, बहुत ईजी सा था, गेस कर पाए होंगे आप इसको। तो इसका जो करेक्ट आंसर बन गया वो ए बन गया। ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं डिस्कस करने वाला, एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको बता ही दिया। चलिए आगे देखें हमारे पास 22nd में क्या। द होस्ट टीम बोर द पाम इन द लीग मैचेस। द होस्ट टीम बोर द पाम्स विद लीग मैचेस, played very played quite well, was victorious, was defeated, played a very boring match। अब यहाँ पर बोर का मतलब क्या है? एक बोर होता है बोरिंग वाला, जिसमें आप बोर हो जाते हैं, है ना। एक बोर होता है बियर की सेकंड फॉर्म, बियर विद होता है ना सहना। तो बेयर विद द पाम मीनिंग क्या है? अब इसका पाम होता है आपकी हथेली, तो हाथ को कंटिन्यू रखा उसने। अब हाथ को कंटिन्यू कैसे रखेगा वो? इसको है ना ऐसे समझ लो, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सपोज करो आपने क्या किया, किसी को हाई फाइव कर दिया। हाई फाइव पता है ना आपको क्या होता है? जब आप दोनों अपने हैंड्स को क्लैप करवाते हो, जंप करके, या वैसे भी हाई फाइव कर देते हो ना किसी को। तो हाई फाइव कब करोगे? जब आप एक्साइटेड हो, आप हैप्पी हो। हैप्पी कब हो गया आप? जब आपकी विक्ट्री हुई है या जब आपकी डिफीट हुई है, या आप काफ़ी अच्छे खेले हो। काफ़ी अच्छे खेलोगे तो हैंडशेक होता है, पर जब आप सक्सेसफुल होते हो तो आप क्या करते हो? किसी को हाई फाइव कर देते हो ना, ताली बजाते हो उसके साथ। तो करेक्ट आंसर तो बनेगा वॉज विक्टोरियस। और इसका जो एक्चुअली मीनिंग भी होता है ना, वो भी यही होता है। बोर द पाम का मीनिंग है कि जब आप इतना अच्छा खेले या इतना अच्छा कोई एफर्ट किया आपने कि आपकी जीत हो गई। तो जीत वाली सेंस में आप क्या लगाएंगे?
बोर द पा या बेयर द पा। आई होप आपको इसका मीनिंग क्लियर है, इसमें कोई डाउट नहीं। वह सिंपल सा था। ऑप्शन की हेल्प ले लें। बोरिंग मैच नहीं, वॉज डिफीटेड नहीं, क्वाइट प्लेड क्वाइट वेल, ये दोनों में से कोई एक होता तो मैं करेक्ट तो इसी को ही मानूंगा। ठीक है, एग्जाम्पल लेकर समझा करो, आपको आइडिया लगता रहेगा कि मीनिंग क्या हो सकता है, तो इसमें ऐसे कंफ्यूज होने की बात नहीं है। अपने माइंड में एग्जाम्पल सोचो और सोचो क्या वो एग्जाम्पल यहाँ पर रिलेट हो रहा है। अगर वो रिलेट हो रहा है तो उससे जो मीनिंग निकलेगा ना, तो याद रखना कि 99% तो वही मीनिंग बनेगा। आई होप आपको इसका मीनिंग क्लियर है। चलिए आगे देखें, एक और है हमारे पास 23rd। इसमें क्या, जस्ट कीप योर विग ऑन एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। यहाँ से आपको हिंट मिलेगा कि हर चीज़ ठीक हो जाएगी, मतलब मीनिंग तो पॉजिटिव है। बात आई, होल्ड ऑन टू योर विग सो इट वॉन्ट फॉल। विग क्या होता है, अब सबसे पहले बात आई विग की। विग होता है आर्टिफिशियल हेयर लगा लेते हैं ना कभी कभी हम। अब सपोज करो एक ऐसा पर्सन है जो बॉल्ड है। बॉल्ड पता है ना, गंजा है। एक पर्सन बॉल्ड है, पहली बात इसकी प्रोनाउंसिएशन बॉल्ड होगी या बॉल्ड होगी? बॉल्ड होगी, बॉल्ड, BAW वाली सेंस में बॉल्ड। तो बात आई कि एक पर्सन बॉल्ड है, उसने क्या किया, उसने विग लगाया हुआ है। विग क्या होता है, आर्टिफिशियल हेयर का सेट होता है जो सिर के ऊपर डाल लेते हैं। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि अपने विग को पकड़ के देखो सब चीज ठीक हो जाएगी। अब लिटरली अगर मैं अपने विग को पकड़ रहा हूँ, मतलब मैं विग को दबा के रख रहा हूँ, कहना क्या चाहता हूँ मैं यहाँ पर? कहना तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरा विग उड़ जाए। दैट मीन्स कोई चीज ऐसी है जो रिवील हो रही है ना। सपोज करो एक बॉल्ड पर्सन है, उसने विग लगा रखा है और उसका विग ना स्टेबल नहीं है और वो भाग रहा है। भाग रहा है तो क्या होगा, उसका विग उड़ेगा ना। अगर वो अपने विग को पकड़ के चलेगा तो वो क्या होगा, थोड़ा धीरे धीरे चलेगा। दैट मीन्स वो कैसे चलेगा, काम होके चलेगा। काम होके चलेगा तो करेक्ट आंसर बनेगा सी। ऑप्शंस की हेल्प लेना चाहते हो तो डायरेक्टली मीनिंग आपको ऑप्शन से मिल जाएगा, ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। टेक ऑफ योर विग, यहाँ पे तो बात कर रहे हैं कि अभी विग को लगा के रखो, उतारना तो है ही नहीं, बात ही खत्म हो गई। गेट अनदर हेयर कट, अरे हेयर कट किसका करवाओगे, आपने तो विग लगा रखा है, वो पर्सन ने तो विग लगा रखा है। हेयर कट की तो कोई बात, कोई पॉइंट ही नहीं है, ये तो बिल्कुल ही इलॉजिकल बात होगी। होल्ड ऑन टू योर विग सो इट वॉन्ट फॉल, अपने विग को पकड़े के रखो कि वो गिर ना जाए। यहाँ पर तो ये बोला जा रहा है कि अपने विग को पकड़ के रखो सब चीज ठीक हो जाएगी। मीनिंग ये बन रहा है कि कोई बुरी चीज है, उसमें आपको कहा जा रहा है कि हिम्मत रखो सब चीज ठीक है। तो हिम्मत रखने वाली मीनिंग क्या है, काम डाउन है ना। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा, सी ऑप्शन। ए भी नहीं बनेगा, तो इसका करेक्ट आंसर है सी। और वैसे भी इसका मीनिंग भी यही है कि अपने आप को शांत रखो सब चीज ठीक हो जाएगी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो काम डाउन इसका करेक्ट मीनिंग है, ज्यादा सोचने वाला इसमें कुछ था नहीं। आई होप आप इसको ऑलरेडी समझ चुके हो, है ना। तो इसमें कोई ज्यादा टेंशन वाली बात तो नहीं थी, बहुत ईजी सा था। चलो आगे देखें हमारे पास नेक्स्ट में क्या 24th में, पेरेंट्स पे थ्रू द नोज फॉर द चिल्ड्रंस एजुकेशन। चिल्ड्रंस एजुकेशन, क्या हम, पहले बताओ, चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रन होता है या चिल्ड्रंस होता है, क्या होता है? क्या होता है चाइल्ड का प्लूरल? तो पहली बात, चाइल्ड का प्लूरल होता है चिल्ड्रन, ठीक है, तो ये तो कुछ होता ही नहीं, प्लूरल ही है। अब बात है यहाँ पर चिल्ड्रंस एजुकेशन, उनके बच्चों की फी देने के लिए, बच्चों की फी पे करने के लिए उनको अपने नाक से पैसे देने पड़ते हैं। क्या नाक से पैसे देना पॉसिबल है? सोच के देखो अपने माइंड के अंदर, क्या नाक से पैसे देना पॉसिबल है? हो सकता है नाक से पैसे देना, ऑब्वियसली आप पॉकेट में रखोगे। अगर नोज से पैसे दे रहे हो दैट मीन्स आप क्या कर रहे हो, एक ऐसी चीज जो काफी एक सेंस में इम्पॉसिबल चीज है जो आप करने का ट्राई कर रहे हो। दैट मीन्स आप क्या कर रहे हो, क्या आप लोन ले रहे हो? नहीं। सोच सकते हैं, सपोज कर लो अगर मुझे ऑप्शंस की हेल्प लेनी है, मुझे मीनिंग नहीं पता, लोन ले रहे हो सकता है एन एक्सट्रीम हाई प्राइस। बात तो यही है, बच्चों की फीस है और फीस आपको पता है ऑलरेडी ज़्यादा है और वो अपने नाक से पैसे दे रहे हैं, मतलब प्राइस तो काफ़ी ज़्यादा दे रहे हैं। हो सकता है ग्रजिंगली, ग्रजिंगली का मतलब क्या है, गुस्से से। क्या कोई पेरेंट अपने बच्चे की फी गुस्से से देगा? नहीं, क्योंकि वो तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, उनको फी तो पे करनी करनी है। गुस्से से क्यों देगा, मतलब किसी, ग्रज का मतलब होता है किसी के अगेंस्ट ना हेट रखना अपने दिल में। ग्रज का मतलब होता है हेट। क्या वो अपने बच्चे के लिए हेट रख के उसकी फीस देंगे या स्कूल वालों से हेट रख के फीस देंगे? ऐसा तो कुछ है ही नहीं, उन्होंने स्कूल में एडमिट करवाया बच्चे को, उसको एडमिशन दिलवाया, ऑब्वियसली उसकी फ़ी देना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और बच्चा भी उन्हीं का है, तो गुस्सा रखने वाली तो कोई बात ही नहीं है। तो ग्रजिंगली तो मैं हटा सकता हूँ। विलिंगली, ऑब्वियसली उनको फीस विलिंगली देनी है, तो यहाँ पर वो नाक से थोड़ी देंगे, अगर अपनी मर्जी से ही दे रहे हैं तो नाक से देने का तो कोई लॉजिक ही नहीं है, तो ये भी नहीं है। बच्चे मेरे पास ये दो ऑप्शन। अब यहाँ पर जो बात है ना, वो बात यही है कि उनको अपने नोज से पैसा देना पड़ रहा है। दैट मीन्स उनको क्या करना पड़ रहा है, उनको बहुत ज़्यादा मनी देनी पड़ रही है, उनके लिए काफ़ी कॉस्टली है। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा, बी ऑप्शन, कि जो चीज़ वो करना चाहते हैं वो एक्सट्रीमली कॉस्टली है, और इसी का करेक्ट आंसर भी यही बनेगा।
कि उनके बच्चे की जो फीस वो दे रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली है, वो उनके फेवर में नहीं है, वो दे नहीं पा रहे, उनके लिए काफ़ी डिफिकल्टी हो रही है। समझ गए? तो करेक्ट आंसर है इसका बी ऑप्शन, ए ऑप्शन होगा नहीं। और वैसे भी इसको प्रैक्टिकली सोचते हैं तो आंसर यही निकलता, थोड़ा सा अगर आप माइंड लगा के सोचोगे तो। बहुत सिंपल सा था। चलो आगे देखें। हमारे पास क्या है? मोनिका's हैबिट ऑफ पिकिंग होल्स इन एवरी रिलेशनशिप इज वेरी irksome। कि मोनिका की हैबिट हर एक रिलेशनशिप में, हर एक रिश्ते में होल्स को ढूंढना वो irksome है। मतलब वो किसी ना किसी को ना उसको ना स्ट्राइक करती है, किसी ना किसी पर्सन को जब वो ऐसी चीज करती है ना उसको बुरा लगता है, हर्ट करती है। irksome अटकने वाली बात है ये। पिकिंग होल्स इन, पिकिंग होल्स इन का मतलब क्या होगा? एडमायरिंग पीपल, फाइंडिंग फॉल्ट्स, क्रिटिसाइजिंग पीपल, आर्ग्यूइंग विद पीपल। पिकिंग होल्स इन का मतलब क्या होता है? खड्डे ढूंढना। अगर मैं लिटरली मीनिंग ढूंढूं, खड्डे। अब एग्जैक्ट मीनिंग बात करूं तो खड्डों का मीनिंग क्या है? जो चीज़ स्मूथ नहीं है ना, जो चीज़ नॉर्मल नहीं है, जहां पर कुछ फॉल्ट है ना। रोड के ऊपर चल रहे हो, गड्ढे आ रहे हैं, तो वो चीज़ क्या है? वो फॉल्टी थिंग है ना, मतलब वो चीज़ बुरी है। तो मोनिका की हैबिट क्या है? वो हर रिलेशनशिप में क्या करती है? फॉल्ट ढूंढती है, जिससे कि वो क्या कर सके, खुद को सेव कर पाए। मतलब वो स्टेबिलिटी नहीं चाहती, वो उस रिलेशनशिप से या किसी भी एक रिलेशनशिप से खुद को बाहर निकालना चाहती है, खुद को दूर रखना चाहती है। तो क्या होगा? ऑब्वियसली आपको आंसर पता ही चल गया, बी ऑप्शन, फाइंडिंग फॉल्ट। तो इसका मीनिंग भी वही है, पिकिंग होल्स इन। पिकिंग होल्स इन का मतलब खड्डे ढूंढना, होल्स ढूंढना, एक ऐसी चीज ढूंढना जिसपे वो फाइट कर सके। तो मिस्टेक्स ढूंढेगी तभी वो फाइट करेगी। जिसका करेक्ट आंसर बनेगा बी ऑप्शन। एडमायरिंग पीपल होगा नहीं, क्रिटिसाइजिंग पीपल होगा नहीं, आर्ग्यूइंग पीपल होगा नहीं। ये चीज़ तो आप सभी समझ ही गए होंगे, बहुत सिंपल सा था। ये होता भी है एक्चुअली, कि इन्हीं लोगों की हैबिट्स होती हैं, वो ज़्यादा देर स्टेबल नहीं रह पाते, उनको हर चीज़ बोरिंग लगने लग जाती है टाइम टू टाइम। तो वो क्या करते हैं, खुद को सेव करने के लिए ना सामने वाले में ही फॉल्ट्स को ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। अब होता भी ऐसा है, दूसरे के फॉल्ट्स हमें बहुत ईजिली दिख जाते हैं, है ना, खुद में नहीं दिखता। तो यहाँ पर वही मीनिंग है। चलो आगे देखें। हमारे पास क्या है? 26। ये पूछा गया है सीजीएल की सेकंड सिटिंग 2012 में, और है क्या? वंस द केस रीच द कोर्ट द पुलिस वॉश्ड देयर हैंड्स ऑफ इट। यहाँ पर जो आपके पास ईडियम है ना, वो ये है, वॉश्ड देयर हैंड्स ऑफ इट। उन्होंने क्या किया? अपने हैंड्स को वॉश कर लिया उस चीज़ से। जैसे ही केस पहुंचा कोर्ट में, उन्होंने अपने हाथ धो लिए उस चीज़ से। हाथ धोने का मतलब क्या है? अब आप सोचो, लेट्स से आप पेंटिंग कर रहे थे, आपको पेंट करना था अपने घर को। पेंटिंग में क्या हुआ? आपके हैंड्स भी थोड़े पेंट में रंगे हुए थे। अब इसका एग्जांपल ना पेंटिंग से नहीं समझते। लेट्स से छोटा बच्चा है, एक एग्जांपल लग लो, आप ही छोटे हो। क्या हुआ? आप ना पेंट के साथ खेल रहे हो, आपके हाथ पेंट हो गए, आपने क्या किया? वॉल के साथ ना उन हाथों को लगा दिया। बाद में मम्मी ने आके पूछा भी ये किसने किया, और आप फटाफट क्या करोगे? आप अपने हाथ धोने का ट्राई करोगे ना, जिससे क्या होगा? आप उस चीज से खुद को अलग कर पाओ। दैट मीन्स आप क्या कर पाओ? आप उस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते ना, आप चाहते हो कि आप उससे जितना दूर हो सके उतना दूर रहो। तो कहने का मीनिंग ही क्या है? क्या वो रिस्पॉन्स का वेट कर रहे थे? नहीं कर रहे थे, वो तो अपने हाथ धो रहे थे। हाथ धोने का मतलब है वो उस चीज से दूर रहना चाहते थे। क्या वो उस चीज का क्रेडिट मांग रहे थे? वो तो हाथ ही धो रहे थे, क्रेडिट तो मांगेंगे ही नहीं, बी ऑप्शन भी नहीं होगा। डिसोसिएटेड देमसेल्व्स फ्रॉम, डिसोसिएट कर लिया, दूर रखा खुद से, डिसोसिएटेड इसका करेक्ट आंसर बनेगा। सीम्ड ईगर टू कंटिन्यू, वो तो हाथ धो गए हैं, कंटिन्यू करने को तो ईगर है ही नहीं, इंटरेस्टेड तो वो है ही नहीं, वो खुद को उस चीज से दूर रहे हैं, रख रहे हैं, तो डिसोसिएट कर रहे हैं वो खुद को। बहुत ईजी सा था। आई होप आपको इसको सीखने में, इसको गेस करने में कोई ज़्यादा डाउट नहीं लगा। ये आंसर था करेक्ट, इसमें कोई डाउट ना हो तो मुझे कमेंट्स में बता दो कि आपको यहाँ तक आपके कितने करेक्ट आए। अभी तक हमने 6 कर दिया ना आई गेस, तो मुझे कमेंट्स में बताने कि आपके कितने करेक्ट है। ठीक है, आज का सेशन भी प्रीवियस सेशन की तरह बहुत इंटरेस्टिंग है। चलो आगे देखें हमारे पास 27 में क्या। शी वॉन्टेड टू गो hitchhiking, but her mother put her foot down and now she is going by bus. Put her foot down, ये हमने लास्ट सेशन में भी किया था, आपको इसका मीनिंग ऑलरेडी पता होगा। सोच समझ के बताओ क्या होगा। ईडीएम जो है वो तो यहीं पर है। बात आई हिचहाइकिंग की। हिचहाइकिंग क्या होता है? लिफ्ट मांगना। लिफ्ट लेते हैं ना कुछ लोग, जैसे सपोज करो आप ट्रैवल कर रहे हो, आप भी कभी कभी लिफ्ट ले लेते हो। जब आप हर एक प्लेस पर लिफ्ट लेते लेते किसी प्लेस पर जा रहे हो तो आप क्या कर रहे हो? उस चीज को बोलते हैं हिचहाइकिंग। ठीक है, हिचहाइकिंग। पर उसकी मदर ने क्या किया? अपना फुट नीचे रखा, और वो कैसे जा रही है? बस से। अब यहाँ पर मीनिंग क्या है कि वो जाना तो चाहती थी हिचहाइक करके, मतलब वो लिफ्ट लेके जाना चाहती थी, अलग अलग पीपल से मिलके जाना चाहती थी। पर उसकी मदर ने क्या किया? अपना फुट नीचे लगा लिया, मतलब वो काफ़ी स्टिफ हो गए, और उन्होंने क्या बोला कि नहीं तो बस से जाएगी, और वो अब बस से ही जा रही है। तो क्या मीनिंग होगा? टुक ए फर्म स्टैंड, एक्सप्रेस्ड हर डिस्प्लेजर, स्कोल्डेड हर बैडली, गॉट इरिटेटेड। तो बताइए।
गॉट इरिटेटेड तो होगा नहीं। अब इसके बाद पुट हर फुट डाउन, उन्होंने क्या कर दिया, वो फर्म हो गए ना। फर्म हो गए, उन्होंने क्या किया, अपना मतलब मना कर दिया ना कि नहीं ये चीज़ नहीं है। तो आप बताओ इसमें क्या होगा, क्योंकि फर्म स्टैंड या एक्सप्रेस डिस्प्लेजर, क्या उन्होंने अपने डिस्प्लेजर शो किया या अपना मतलब फर्म स्टैंड ले लिया, मतलब वो सीधे खड़े हो गए, स्ट्रिक्ट खड़े हो गए। उन्होंने उसको ये बोला ना कि देखो, अगर यहाँ पर बी ऑप्शन ना होता तो मैं ए को चूज करता। फुट डाउन, फुट डाउन का मतलब क्या होता है, टू बी फर्म, मतलब किसी बात को लेकर फर्म रहना, स्ट्रिक्ट रहना। पर यहाँ पर मीनिंग क्या है, यहाँ पर मुझे पता है कि मिल रहा है कि वो अपना डिस्प्लेजर शो कर रही है। वो क्या कर रहे हैं, वो मना कर रहे हैं कि नहीं ये चीज़ तुमने नहीं करनी है, तुम्हारे लिए गलत है। तो उस केस में क्या डिस्प्लेजर होगा या टू का फर्म स्टैंड होगा, आप बताओ। देखो, इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो तो है ए। लास्ट टाइम हमने किया था पुट अ फुट डाउन। एक्सप्रेस डिस्प्लेजर मैं सोच सकता था कि ये होता, एक्सप्रेस डिस्प्लेजर हो सकता था, पर उन्होंने अपना फुट लगा रखा था, वो स्टेबल थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा ना वो तो यही है कि उन्होंने एक फर्म स्टैंड ले लिया। वो अड़ गए अपनी बात पर कि नहीं ये चीज़ नहीं होगी, और इसी वजह से वो कैसे जा रही थी बस से। स्कोल्डेड बैडली कोई सेंस नहीं है, गॉट इरिटेटेड कोई सेंस नहीं है, एक्सप्रेस डिस्प्लेजर। अगर ए ना होता तो मैं बी के साथ जाता, पर ए मुझे गिवन है और वही इसका करेक्ट आंसर है, इसमें ज़्यादा सोचने की बात नहीं थी। प्रीवियस से रिपीटेड था, आई होप आपको इसका मीनिंग ऑलरेडी पता था, है ना। चलिए आगे देखें, हमारे पास नेक्स्ट में क्या है, 28th। एडोलेसेंस इज अ पीरियड ऑफ हैल्कन डेज। तो बताइए क्या होगा, एडोलेसेंस इज अ पीरियड ऑफ हैल्कन डेज। जो यहाँ पर अंडरलाइंड वर्ड होगा वो यही फ्रेज है। आपको बताना है हार्ड डेज ऑफ मेंटल प्रेशर, हैप्पी डेज या डेज ऑफ प्रिपरेशन। एडोलेसेंस के डेज कैसे होते हैं, एडोलेसेंस के डेज आपको पता है ऑब्वियसली। जब आप 13 के प्यूबर्टी के बाद की बात करते हैं, 11 से लेके लगा लो आइडिया, वैसे जनरली 13, 12 या 13। तो एडोलेसेंस के डेज होते हैं वो हेल्कन डेज होते हैं। हेल्कन डेज का मतलब क्या है, क्या वो मुश्किल से भरे दिन है, नहीं। आपका काम क्या होता है, सिर्फ स्कूल जाना, पढ़ाई करना और घर आना, मौज मस्ती करना। मेंटल प्रेशर हो सकता है, पर यहाँ पर वो सेंस नहीं है। करेक्ट आंसर क्या बनेगा, हैप्पी डेज। क्योंकि उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम आप क्या करते हैं, आप इंजॉय करते हैं ना, आप नए नए फ्रेंड्स बनाते हैं, आपको नया नया लाइफ सर्कल मिलता है ना। तो आप स्कूल में इंजॉय करते हो, आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है। तो वो सभी डेज कैसे होते हैं, आपके हैप्पी डेज। तो हेल्कन डेज का मीनिंग क्या होता है, एक ऐसी चीज़ या एक ऐसा टाइम जो काफ़ी खुशी भरा है। तो हेल्कन डेज का जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा हैप्पी डेज। आई होप आपको इसका मीनिंग क्लियर था, आपको इसमें कोई डाउट नहीं था, बहुत सिंपल सी बात थी। चलिए आगे चले, हमारे पास नेक्स्ट में क्या 29th। माई सिंसियर एडवाइस टू माई मेड सर्वेंट फेल ऑन ए स्टोनी ग्राउंड। मेरी सिंसियर एडवाइस जो मेरी मेड सर्वेंट को थी वो कैसे गिर गई, वो पत्थरों वाले ग्राउंड पर गिर गई। फेल ऑन ए स्टोनी ग्राउंड was counterproductive, had a strong impact, made on stubborn, had a little success। आप बताओ क्या होगा। अब आपने किसी को एडवाइस दी और वो एडवाइस क्या है, एक सेंस में वो ज़मीन पर गिर गई है, मतलब उस चीज़ को क्या है, उस पर्सन को फर्क तो नहीं पड़ा, है ना। उसने उससे कुछ सीखा नहीं, उसको कुछ सीखने को कुछ नहीं मिला। तो काउंटर प्रोडक्टिव का मतलब क्या होता है, जो आपके अपोजिट में काम करने लग जाए। काउंटर प्रोडक्टिव तो आपके अपोजिट में है ना, वो चीज़ तो थी नहीं, वो तो नीचे गिर गई थी, यहाँ पे तो कोई सेंस नहीं है कि वो काउंटर प्रोडक्टिव है। और वैसे भी वो नीचे गिर गई है तो कोई इम्पैक्ट तो पड़े नहीं उसका उसके ऊपर, मतलब ये तो कुछ था ही नहीं। मेड ऑन स्टबर्न मतलब उसको और जिद्दी बना दिया, वो तो पहले ही नीचे गिरी हुई है, वो जिद्दी तो पहले ही थी, और तो क्या बनाना है। करेक्ट आंसर क्या बनेगा, हैड लिटल सक्सेस। मतलब जो भी मैंने उसको एडवाइस दी ना, उससे उसको कोई बेनिफिट नहीं मिला, ना ही मुझको कुछ बेनिफिट मिला। वो एडवाइस कैसी थी, वो वेस्ट हो गई, उसमें हम दोनों को ही कुछ ना कुछ बेनिफिट नहीं हुआ। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो डी ऑप्शन है। बहुत सिंपल सा मीनिंग था, आई होप आप इस बात को समझ चुके हो, है ना। चलिए आगे देखें, हमारे पास नेक्स्ट में गया 30th में, जो कि आज 10th हमारे लिए है ना। ही हैड ऑल हिज डक्स इन ए रो, ही इज कंप्लेसेंट। ही हैड ऑल हिज डक्स इन ए रो, उसने सारी डक्स को रोज में रखा हुआ था, एंड ही इज कंप्लेसेंट। अगर आप देखा हो आपने डक्स को, डक्स जब चलती हैं ना वो वैसे भी एक के पीछे एक चलती हैं, फॉलो अप करती हैं एक दूसरे को, है ना। तो वो क्या है, वो एक फॉर्मेशन में है ना, तो क्या है, एवरीथिंग रेडी, हर चीज़ रेडी है, हर चीज़ वेल ऑर्गेनाइज्ड है, उसका हमेशा जीरो स्कोर आता है। यहाँ पर डक्स का मतलब वो भी होता है ना, जब आउट हो जाता है एक बैट्समैन, जीरो पर आउट होता है तो डक बोलते हैं उसको। क्या वो हमेशा जीरो स्कोर लेते हैं, या वो हमेशा कंफ्यूज नहीं होता। तो आप बताओ क्या होगा। अब मैंने आपको एग्जांपल भी दे दिया कि जो डक्स हैं वो लीनियर फॉर्मेशन में रहती हैं, वो क्या करती हैं, वो क्यू टाइप स्ट्रक्चर में रहती हैं। तो उसका मीनिंग है, और यहाँ पे आपको कंप्लेसेंट भी दे रखा है। कंप्लेसेंट का मतलब क्या है, एक ऐसा पर्सन जो अपने काम को लेकर ना सीरियस है, मतलब वो कभी भी काम को प्रोक्रास्टिनेट नहीं करता, अगले दिन पर नहीं डालता। मतलब वो जैसे उसको काम मिला वो वैसे का वैसे कर लेता है,
सब चीज़ों को वो ऑर्गेनाइज रखता है, तभी उसकी डक्स रोज में होंगी ना। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? बी ऑप्शन, जो कि बिल्कुल सिंपल सा था। आई होप आपको इसको सीखने को बहुत कुछ मिला, बहुत इंटरेस्टिंग था। देखिए, ऑलवेज स्कोर है जीरो तो होगा नहीं, डक्स इन अ रो है, आउट फॉर डक होता तो सोचते। नेवर गेट्स कंफ्यूज नहीं, क्योंकि कंप्लेसेंट है, कंप्लेसेंट पर्सन तो कंफ्यूज वैसे ही नहीं होगा, नहीं। हैज एवरीथिंग रेडी, अगर मैं डाउट में आता तो मैं ए और बी को लेकर डाउट में होता। पर यहाँ पर अगर मैं एग्जाम्पल सोचता डक्स का, वो एक लीनियर फॉर्मेट में है तो वो वेल ऑर्गेनाइज्ड ही है, समझ गए, तभी हम उनको लीनियर फॉर्मेट में रखेंगे। क्लियर हो गया, बहुत सिंपल सी बात थी। आगे देखिए हमारे पास 31st में क्या। फॉर सम पीपल राइटिंग वर्स इज एज डक टेक्स टू वाटर, कुछ लोगों के लिए वर्सेस मतलब कुछ चीज़ों को लिखना ऐसा ही है जैसे डक का वाटर है। मतलब जैसे डक वाटर में जाती है, उस बाकी लोगों के लिए लिखना भी, मतलब वर्सेस लिखना, पोइट्री लिखना एक सेंस में, वो बहुत ही ईजी है। तो क्या होगा इसका मीनिंग? लाइक टेकिंग डक टू वाटर, ऐसे ही होगा जैसे डक को पानी में लेके जाना। बर्स्टिंग आउट सडनली, एकदम से फट जाना या एकदम से किसी चीज़ को शो करना। लाइक ड्रॉपिंग द डक इन वाटर, डक को पानी में छोड़ देना। या इजीली एंड नेचुरली स्पीकिंग। अब आप बताओ, जो डक्स होती हैं वो बहुत अच्छी स्विमर्स होती हैं, है ना, वो अच्छे से रिवर या लेक में मूव कर लेती है ना। वो कभी कभी अंडर वाटर भी जा सकती हैं, अगर उन पर कोई अटैक करे तो अंडर वाटर जाके कहीं और से निकल जाती हैं, आपने वीडियो भी देखी होगी, है ना। तो डक जो है वो बहुत अच्छी स्विमर है, वो नेचुरल स्विमर है, उसको कोई चीज़ हमें एडिशनली प्रोवाइड नहीं करनी पड़ती, वो बहुत अच्छे से स्विम करती रहती है ना। तो इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? आप समझ ही गए होंगे, एक ऐसी चीज़ जो बिल्कुल किसी का ब्रेड एंड बटर है। ब्रेड एंड बटर का मतलब क्या है? एक ऐसी चीज़ जो उसके लिए बहुत नेचुरल है, जो चीज़ कॉमन है, बहुत चीज़ ऑब्वियस है, वो चीज़ इजीली कर सकता है। तो कुछ लोगों के लिए कोई चीज़ लिखना ऐसा ही है जैसे डक के लिए वाटर, मतलब उनके लिए भी उतना ही ईजी है जितना डक के लिए वाटर के अंदर तैरना है, स्विम करना है। समझ गए? तो बहुत ईजी था, आई होप आप इसका मीनिंग समझ रहे होंगे। बाकी के पहले तीनों मीनिंग्स तो बहुत ही एब्सर्ड थे, पॉइंटलेस थे, ये तो होंगे ही नहीं। करेक्ट आंसर बनेगा डी ऑप्शन। आई होप आप इस बात को समझ पाए। चलिए आगे देखें हमारे पास अब 30 सेकेंड में क्या। He made my day by telling me how important I was to him. He made my day. उसने मेरा दिन बना दिया ये कह के कि मैं उसके लिए कितना इंपॉर्टेंट हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर बात तो देखो, टेलिंग मी हाउ इम्पोर्टेंट आई वॉज टू हिम, पॉजिटिव सेंस है ना। पॉजिटिव सेंस है, गेव मी ग्रेट प्लेजर, डिसप्लीज्ड मी, स्पॉइल्ड माई डे, मेड मी रिजेंटफुल। तो यहाँ पर सेंस तो पॉजिटिव है। डिसप्लीज्ड, आप खुश नहीं हो, नेगेटिव सेंस है नहीं। स्पॉइल्ड माई डे, यहाँ पर बात हो रही है दिन बनाने की, स्पॉइल का मतलब होता है खराब करना, दोनों ही अपोजिट है, नहीं होगा। मेड मी रिजेंटफुल, रिजेंटफुल, रिजेंटफुल का मतलब क्या होता है? रिजेंट करना किसी को, किसी चीज़ का मतलब क्या, किसी को ना आप डिसप्लेजर शो कर रहे हो, रिजेंट कर रहे हो, मतलब एक होता है एडमायर करना, किसी को पसंद करना, और रिजेंट का मतलब होता है किसी को एक सेंस में हेट करना। तो यहाँ पर तो बात हो रही है कि उसने आपको बताया है कि आप उसके लिए कितने इंपॉर्टेंट हो, तो क्या आप उसको हेट करोगे इस बात के लिए? ऑब्वियसली डी पार्ट भी नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? गिव मी अ ग्रेट प्लेजर। और ऑब्वियसली मेड माई डे का मतलब भी क्या होता है? मेड माई डे का मतलब क्या होता है? एक ऐसी चीज़ जिसमें आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिले, एक ऐसी चीज़ जिससे आपका दिन बन जाए। दिन कैसे बनेगा? जब आपको कोई ऐसी चीज़ मिले जिसको आप बहुत अच्छे से चाहते हो कि वो आपको मिले, मतलब जो चीज़ आपकी ड्रीम है और वो चीज़ आपको मिल जाए, तो मेड माई डे वाली सेंस है। और यहाँ पर भी मीनिंग वही है। आई होप आपको इसको समझ पाए और आपको इसको इजीली अंडरस्टैंड कर पाए। चलिए आगे देखिए हमारे पास अब 33rd में क्या है। He made away with 10,000 rupees in the course of 3 months. Made away with कितने पैसे? 10,000 रुपीज़ कितने टाइम में? 3 मंथ्स में। 3 मंथ्स में 10,000 रुपीज़ मेड अवे विद, उसने बना लिए। तो उसने क्या किया? क्या 10,000 रुपीज़ के साथ भाग गया? क्या स्क्वांडर किया? एक सेंस में भागना ही, या उसने बचाए? नहीं, यहाँ पर मीनिंग है मेड अवे विद का मीनिंग है अर्न किया। उसने 3 महीने के अंदर कितना कर लिया? उसने 3 महीने के अंदर 10,000 रुपीज़ बना लिए। आई होप आपको इसको मीनिंग को समझ पाए थे, इसमें कुछ आपको सीखने को मिला है ना। मेड अवे विद 10,000 रुपीज़, उसने 10,000 रुपीज़ इकट्ठे कर लिए, अर्न कर लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो ए ऑप्शन है। आई होप आपको इसको सीखने को मिल गया इसमें कुछ। चलिए आगे देखिए हमारे पास 34th में क्या। The students of that group have assured the project guide that they will all work against the clock. उस ग्रुप के स्टूडेंट्स ने अपने प्रोजेक्ट गाइड को बताया है कि वो सभी क्या करेंगे? क्लॉक के अगेंस्ट काम करेंगे। क्लॉक के अगेंस्ट का मतलब क्या? आप बताइए, क्लॉक के अगेंस्ट का मीनिंग क्या होगा? वर्क वाइल कीपिंग पेशेंस,
वर्क विद विगर टू फिनिश इन द लिमिटेड टाइम, वर्क विद एंथुजियाज्म, वर्क हार्ड टू गो अगेंस्ट द टाइम। वर्क अगेंस्ट द क्लॉक का मीनिंग है उन्होंने एक टाइमर सेट कर रखा है, उस टाइमर के अगेंस्ट वो काम करेंगे, मतलब जितना उनका टाइम लिमिट है उतने टाइम लिमिट में वो काम कंप्लीट करेंगे। दैट मीन्स वो क्या कर रहे हैं, वो पूरा एफर्ट करेंगे कि वो लिमिटेड टाइम में कंप्लीट कर पाए। करेक्ट आंसर क्या बनेगा, बी ऑप्शन। ऑलरेडी बहुत सिंपल सा था। वर्क हार्ड कीपिंग पेशेंस, वर्क वाइल कीपिंग पेशेंस नहीं। वर्क विद एंथुजियाज्म, इंटरेस्ट लेके, ऑब्वियसली वो तो काम कर ही रहे हैं, इंटरेस्ट तो ले ही रहे हैं वो, नहीं, क्योंकि वो क्लॉक के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, मतलब वो टाइमर के साथ काम कर रहे हैं, मतलब वो लिमिटेड टाइम में कर रहे हैं। वो काम ऐसे नहीं कर रहे कि वो टाइम के अगेंस्ट जा पाए, ये तो वैसे ही नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर बनेगा इसका बी ऑप्शन। बहुत सिंपल सा था, आई होप आपको इसका मीनिंग ऑलरेडी समझ पाए थे। तो आगे देखिए हमारे पास अब नेक्स्ट में क्या, 35th, टू लेट ऑफ स्टीम माई फ्रेंड स्टार्टेड मरमरिंग। टू लेट ऑफ स्टीम माई फ्रेंड स्टार्टेड मरमरिंग। मरमरिंग क्या होता है, माइंड में सोच समझ के कोई बात कहना, है ना। टू लेट ऑफ स्टीम, स्टीम को रिलीज करना। अब सपोज करो एक पॉट पड़ा है, उसके ऊपर ढक्कन लगा हुआ, आपने लिड लगाई हुई है, उसके अंदर बहुत सारी स्टीम बन रही है। जब स्टीम ज़्यादा हो जाएगी तो क्या होगा, वो ढक्कन हिलने लग जाएगा ना, और उसमें से स्टीम निकलने लग जाएगी। अब इसका मीनिंग भी क्या होगा, अगर एक ऐसा पर्सन है, अब जनरली क्या होता है, आप देखते ही हो कार्टून्स वगैरह भी देखते हो ना, जब किसी पर्सन को गुस्सा आ रहा होता है तो उसके ऊपर ना स्टीम बनी हुई दिखाते हैं। मतलब क्या, वो एक टाइप में प्रेशर कुकर बन रहा है ना, और उसके अंदर प्रेशर बहुत ज़्यादा है, गुस्सा बहुत ज़्यादा है। तो गुस्से को रिलीज करने के लिए वो क्या करता था, वो मर्मरिंग करनी स्टार्ट कर दी उसने। मतलब वो मुंह में ही कुछ ना कुछ बोलने लग गया, धीरे धीरे कुछ कुछ बोलने लग गया वो। तो इसका मीनिंग क्या है, क्या वो अपनी टेंशन को रिलीज करना चाहता था, क्या वो अपने एंगर को रिलीज करना चाहता था, क्या वो अपना अप्रूवल शो कर रहा था, क्या वो अपना डिस्प्लेजर शो कर रहा था, बताइए क्या होगा। वो अपनी स्टीम को रिलीज कर रहा है ना, स्टीम को रिलीज करने का मीनिंग क्या है, वो अपना गुस्सा रिलीज कर रहा है, गुस्सा रिलीज कर रहा है। दैट मीन्स करेक्ट आंसर क्या बनेगा इसका, बी ऑप्शन। बहुत सिंपल सा था, है ना। रिलीज इज टेंशन, अपनी टेंशन को, अगर टेंशन को रिलीज करता तो वो मरमरिंग क्यों करता, मतलब वो धीरे धीरे क्यों बोलता, वो कंप्लीटली खुल के बोलता। ये तो ऑप्शन बनेगा ही नहीं, है ना। टू शो इज अप्रूवल, अप्रूवल होता वो तब भी धीमा धीमा क्यों बोलता, वो तो खुल के बोलता, ये भी नहीं होगा। टू शो हिज डिस्प्लेजर, अगर वो अपना डिस्प्लेजर शो कर रहा होता ना, वो तब भी खुल के बोलता, ये भी नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा इसका, बी। तो अगर मैं ऑप्शंस की हेल्प लेना चाहता तो मैं ये वाले वर्ड का अगर मुझे मीनिंग पता था ना, तो मैं ऑप्शन से भी ऑड वन आउट कर सकता था, क्योंकि वहां पर बात हो रही थी धीमा बोलने की, और धीमा पर्सन तब बोलेगा जब वो गुस्सा तो है, पर वो ये नहीं चाहता कि उसके गुस्से की वजह से आगे की सिचुएशन और खराब हो जाए, तो इसीलिए वो धीरे धीरे बोलेगा, मन मन में बोलेगा, है ना। मुंह मुंह में बोलना, जैसे होता है ना, कभी कभी कुछ लोग गुस्सा होते हैं तो वो कुछ कुछ बोलते रहते हैं, आप उसको समझ नहीं पाते क्योंकि वो इतना धीमा बोल रहे हैं, बट आप ये देख पाते हो कि उनका मुंह, मतलब उनके जो लिप्स है ना, वो कुछ कुछ बोल रहे हैं, मतलब लिप्स से कुछ ना कुछ लिपसिंग तो वो कर रहे हैं, आप समझ तो पाते हो कि कुछ वो बोल रहे हैं, पर आप ये नहीं समझ पाते कि वो एक्चुअली क्या बोल रहे हैं। तो ये क्या है, ये गुस्से को रिलीज करने वाली सेंस में है ना, सिंपल सा मीनिंग था। चलो आगे देखिए हमारे पास नेक्स्ट में क्या है। अब यहाँ पर जो आपके पास है ये पूछा गया है CHSL के 2012 में, और देखो क्या है इसके अंदर, आई कुड हैव कंटिन्यूड माई हायर स्टडीज इफ आई वांटेड बट दैट्स वाटर अंडर द ब्रिज। अगर मैं चाहता तो मैं अपनी हायर स्टडीज को कंटिन्यू कर सकता था, पर अब ये जो है ये तो वाटर अंडर द ब्रिज है, ब्रिज के अंडर जो वाटर है, तो इसका मीनिंग क्या है, समथिंग आई कैन नॉट चेंज, द टाइम आई मेट विद हर मेड एन एक्सीडेंट नियर द ब्रिज, समथिंग माई फैमिली डिड नॉट वांट, द टाइम आई वेंट ऑन ए क्रूज। तो आप बताइए क्या होगा। लास्ट ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं, क्रूज। क्रूज का मीनिंग क्या होता है, क्रूज शिप्स होती है ना, बहुत बड़ी बड़ी शिप्स होती हैं जो इंजॉयमेंट के लिए लोग जाते हैं घूमने फिरने के लिए ओशन पे, है ना। क्रूज शिप्स काफी लॉन्ग डिस्टेंसेस पर भी चलती हैं, एग्जाम्पल के लिए टाइटैनिक का एग्जाम्पल लगा लो, है ना। ये भी तो क्रूज शिप पे थी, और भी बहुत सारी हैं। तो क्रूज शिप पे जाने का मीनिंग क्या है, सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए। पर यहाँ पर तो ना, अगर मैं इसका लिटरल मीनिंग समझूँ तो मीनिंग क्या है, कि यहाँ पर एक पर्सन जो है ना, वो ये बता रहा है कि वो चाहता तो अपनी हायर स्टडीज को कंटिन्यू कर सकता था, पर वो ना अब यहाँ पर खुश नहीं है, यहाँ पर उसकी ना एक ऐसी विश की बात हो रही है जो प्रेजेंट में है नहीं, मतलब वो प्रेजेंट में नहीं है, तो एक ऐसी चीज जो अब उसके पास नहीं है, तो क्या वो वाले टाइम की बात करें जिसमें वो घूमने गया था, नहीं। एक ऐसी चीज जो उसकी फैमिली नहीं चाहती थी, बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पर बात तो ये हो रही है कि अगर मैं चाहता, फैमिली की तो बात ही नहीं हो रही। द टाइम आई मेट विद एन एक्सीडेंट नियर द ब्रिज, वो भी बात नहीं है, यहाँ पे तो बात ही नहीं है ब्रिज के साथ एक्सीडेंट होने की। यहाँ पर तो बात ये हो रही है कि एक पानी का केस, जो पानी जो है वो ब्रिज के अंडर से है, मतलब वो पानी है वैसे जिसको आप चेंज नहीं कर सकते। तो समथिंग विच कैन नॉट बी चेंज्ड, या समथिंग दैट आई कैन नॉट
चेंज। तो एक ऐसी सिचुएशन जिसको आप चेंज नहीं कर सकते, आप वहाँ पे क्या बोलेंगे, वाटर अंडर द ब्रिज। उस चीज़ को आप चेंज नहीं कर सकते। और सिंपल सा मीनिंग था, आई होप आप इसका मीनिंग समझ पाए थे। आगे देखिए मेरे पास 37 में क्या, माई पेरेंट्स वॉन्ट मी टू स्टडी साइंस बट आई विल स्टिक टू माई गन्स एंड ग्रेजुएट इन इकोनॉमिक्स। वो कहता है मेरे पेरेंट्स तो चाहते हैं कि मैं क्या करूँ, मेरे पेरेंट्स चाहते हैं कि मैं क्या करूँ, मैं ना साइंस स्टडी करूँ, मतलब नॉन मेडिकल या मेडिकल, पर मैं तो अपने गन से स्टिक करूँगा और मैं ग्रेजुएट करूँगा इकोनॉमिक्स में। मतलब मैं इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएट होऊंगा, मैं अपने गन से ही स्टिक रहूँगा, मतलब मैं आगे नहीं जा, मतलब मैं उनको अपना ही जो मेरा मेन मोटिव है मैं उसी को ही फॉलो करूँगा। स्टिक टू माई गन्स का मतलब क्या है, अपनी गन के साथ स्टिक करना, मतलब अपने डिसीजन के साथ अटके रहना। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा इसका, बी ऑप्शन, होल्ड ऑन टू माई डिसीजन, प्रेफर टू डिसोबे देम। नहीं, यहाँ पर ये तो बात ही नहीं होगी कि आप उनको डिसोबे कर रहे हो, यहाँ पर आप अपनी चॉइस बता रहे हो कि मैं अपनी गन के साथ स्टिक करूंगा, मतलब वो चीज़ फॉलो करूंगा जो मैं चाहता हूँ। तो इसमें डिसोबे करने वाली बात नहीं है, बट यहाँ पे आप अपने डिसीजन की बात कर रहे हो। रिफ्यूज टू लिसन टू देम, यहाँ पे ऐसी भी बात नहीं है, आपने उनकी बात तो सुनी है ना, बट आपने ये कहा है कि मैं डिसीजन तो अपना ही फॉलो करूंगा। शो देम दैट दे आर रॉन्ग, क्या ऐसा भी यहाँ पे बात हो रही कि आप उनको गलत प्रूव करेंगे, गलत प्रूव करने की बात नहीं हो रही। यहाँ पर बात ये हो रही कि आप उनको कहो, आप सिर्फ अपना डिसीजन फॉलो करना चाहते हो, ये नहीं कि वो आपको जो कहना चाहते हैं या जो आपसे करवाना चाहते हैं वो, है ना। अगर आप अपने पैशन को फॉलो करोगे तो आप अपने करियर में भी एक्सीड कर सकते हो ना। और वैसे भी ये चीज़ सोचने वाली है, यू कैन नॉट प्लीज एवरी वन। क्या मीनिंग होगा, मीनिंग यही कि आप अपनी अपनी बात से, अपने एक्शन से हर किसी को खुश नहीं कर सकते। ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ आपके लिए अच्छी है वो सभी के लिए अच्छी हो। कभी कभी आपको बेटर पता होता है कि आपके लिए क्या चीज़ अच्छी है, और कभी कभी आपको नहीं पता होता कि आपके लिए क्या चीज़ अच्छी है। तो ये आपके पास केस है। तो जो चीज़ आपको पता है कि वो आपके लिए ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो मेरे को भी लगेगी आपके लिए ठीक है। तो जो एक पर्सन एक सिचुएशन से निकल रहा है उसको उसके बारे में ज़्यादा नॉलेज है। समझ गए। आगे देखिए मेरे पास 38 में क्या है, द मैनेजर dismissed द प्रपोजल आउट ऑफ हैंड एंड सेड दैट इट वाज नॉट एट ऑल प्रैक्टिकल। जो मैनेजर था ना उसने क्या किया, आउट ऑफ हैंड, हाथ से ही उसने एकदम मना कर दिया कि ये प्रपोजल ठीक नहीं है। अब सपोज करो आपने क्या किया, आपने उसको अपनी फाइल हैंड ओवर की, उसने जैसी ही फाइल पकड़ी है साथ क्या कह दिया कि ना ये तो है ही नहीं। तो दैट मीन्स वो कर क्या रहा है, बिल्कुल कंप्लीटली रिजेक्ट कर रहा है। ऑब्वियसली प्रपोजल तो पूरा रिजेक्ट करेगा, ये तो है ही नहीं। डायरेक्टली सीधा सीधा रिजेक्ट कर रहा है, ऑब्वियसली वो तो तुम्हें मना कर रहा है ना, तो डायरेक्टली तो कर ही वो। सिंपली क्या उसने आराम से मना कर दिया, नहीं, उसने एकदम से मना कर दिया कि नहीं ये तो चीज़ प्रैक्टिकली नहीं है। तो जैसे ही उसको प्रपोजल उसके हाथ में आया, उसने साथ के साथ कह दिया कि नहीं ये चीज़ तो मुझे चाहिए ही नहीं, तो उसने एकदम से रिजेक्ट कर दिया। तो आंसर क्या बनेगा, क्विकली। आई होप आपको इसका मीनिंग ऑलरेडी पता था, बहुत सिंपल सा वर्ड था। चलो आगे देखिए हमारे पास नेक्स्ट में क्या है, पीपल ऑफ दिस विलेज आर सॉल्ट टू दी अर्थ, सॉल्ट ऑफ दी अर्थ। इस विलेज के जो लोग हैं वो क्या है, वो सॉल्ट हैं अर्थ का। यहाँ पर अब देखो, सॉल्ट की प्लेस पर मैं सोल की बात करूँ, सोल ऑफ दी अर्थ, तो क्या मीनिंग होगा, क्या वो रिच है, क्या वो एजुकेटेड है, क्या वो क्वेरलसम है, क्या वो काइंड है। मतलब या तो वो अमीर है, क्या वो पढ़े लिखे हैं, क्या वो झगड़ेलू हैं मतलब वो ज़्यादा लड़ते हैं, या वो काइंड है। ऑब्वियसली इस विलेज के जो लोग हैं वो सॉल्ट हैं अर्थ का, मतलब बैकबोन एक सेंस में वो कैसे हैं, वो काफ़ी काइंड है। रिच की बात नहीं हो रही, एजुकेटेड की नहीं हो रही, लड़ाई करने वालों की भी नहीं हो रही, बात हो रही है सॉल्ट ऑफ द अर्थ, और उसका मीनिंग होता है काइंड। वो काफ़ी काइंड है, इस जगह के जो लोग हैं वो काफ़ी काइंड है। आई होप आपके लिए बहुत ईजी था, है ना। तो आज के सेशन का सबसे लास्ट वाला देखते हैं हमारे पास क्या अवेलेबल है। ये है, ही एक्यूज हर ऑफ टेकिंग थ्रू हर हैट, सॉरी टॉकिंग थ्रू हर हैट एंड रिफ्यूज टू एक्सेप्ट अ वर्ड ऑफ व्हाट शी सेड। उसने उसको क्या बोला, उसने उसको बोला, उसने उसको एक्यूज किया कि तुम ना अपनी हैट से बोल रही हो और कोई भी ऐसी बात को एक्सेप्ट नहीं करना चाहती जो तुम कह रही हो। दैट मीन्स क्या वो चीज़ स्ट्रेट बोल रही है, क्या वो नॉनसेंस बोल रही है, क्या वो टॉकिंग टफ है, क्या वो टॉकिंग सेंस है। मतलब वो ऐसी बात है जो अपनी हैट से बोल रही है। हैट से बोलना मतलब क्या है, अब जैसे देखो मैजिक मजिशियन होता है, कभी कभी हैट में से रैबिट निकाल लेता है ना, तो वो क्या कर रहा है, वो एक ऐसी चीज़ करता है जो एक्चुअली हमें नहीं पता वो ट्रू है या नहीं, बट वो क्या करता रहता है, कुछ कुछ निकालता रहता है बीच में से। तो एक ऐसी चीज़ जिसकी कोई सेंस नहीं है और बाद में वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगी, तो इसका मीनिंग भी क्या है, वही कि वो ऐसी ऐसी बातें बोल रही है जिसका कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं है, और बाद में वो बात को वो एक्सप्लेन मतलब वो एक्सेप्ट नहीं करने वाली। तो टॉकिंग थ्रू हर हैट का मीनिंग क्या है, वो अपनी हैट में से कुछ कुछ बोल रही है। दैट मीन्स वो ऐसी वर्डिंग बोल रही है जिसके बाद, जिसको बोलने के बाद वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी कि उसने वो चीज़ बोली है।
तो मतलब वो क्या बोल रही है, वो टोटली नॉनसेंस बात कर रही है। इजी था आज का सेशन, है ना। तो इसी के साथ आपका आज का सेशन यहीं पर एंड होता है। आई होप आपको सीखने को बहुत कुछ मिला होगा। बहुत इंटरेस्टिंग सेशन था आज का, है ना। सेम जैसे हमने फर्स्ट सेशन में किया था वैसे यहाँ पर किया। आई होप आपको सीखने को बहुत कुछ मिला होगा। तो अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला हो थ्रू आउट आपने वीडियो देखी हो, कमेंट करके बताना है कि आपके आज के 20 में से कितने करेक्ट थे, और मुझे ये भी बताना है कि आपको कितने का मीनिंग ऑलरेडी पता थे। अब मैं मिलूंगा आपको अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन जितना हो सके उतनी प्रैक्टिस खुद करो, सभी चीज़ों को रिवाइज भी करते रहो। और अगर आप अपनी नॉलेज को चेक करना चाहते हो तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लो। वहाँ पे डेली क्विजेज होते रहते हैं। हम आप अपनी क्वांट, रीजनिंग, जीएस, जीके सब कुछ चेक कर सकते हो। वहाँ पे डेली क्विजेज है। तो मैं मिलूंगा आपको अपनी नेक्स्ट सेशन में। टिल देन जितना हो सके उतनी पढ़ाई करिए, और जितना हो सके खुद से भी एफर्ट करिए कि आप नए नए मीनिंग्स को सर्च करें। कमेंट से बताना आपके लिए कुछ ऐसा था जो आपको बहुत सीखने को मिला, या कुछ ऐसा ईडीएम जिसको आप रियल लाइफ में भी आप यूज़ करना चाहेंगे। तो आज के सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। बाय फॉर नाउ।